डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच सीएम योगी का अयोध्या दौरा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी ने कहा, एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। सीएम ने कहा, सपा सरकार जय श्री राम कहने पर गोली चलवाती थी, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले उपदेश ना दें। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर बोला तीखा हमला। अयोध्या चंदा चोरी विवाद में चंपत राय की गिरफ्तारी और राम मंदिर ट्रस्ट को भंग करने की मांग की। ओम प्रकाश राजभर के सपा में टूट वाले बयान पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का पलटवार। कहा, राजभर के बयानों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, सपा से कोई भी टूट कर कहीं नहीं जा रहा। समाजवादी पार्टी में सिद्धांतवादी लोग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सहित 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित भी किया, जहां अयोध्या के रुदौली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चली और जय श्री राम के उद्घोष पर लाठियां बरसाई गईं। विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने पर गोली चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन न पाए, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कांग्रेस ने तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील उतारकर मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाने का काम किया था। उन्होंने आगे कहा कि आज यही लोग राम भक्तों के सम्मान की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जय श्री राम कहने पर गोली चलवाती थी। अयोध्या का अपमान करने वालों से सावधान रहें, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र नायकों का सम्मान, वीरों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा भाव हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित होकर हमारी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी दुर्गावती, महारानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी के नाम पर अनेक अभियान प्रारंभ किए। अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या में कथित चंदा चोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान अयोध्या में सामने आए कथित चंदा चोरी के मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार की परतें खुलती जा रही हैं। आप सांसद ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों के बयान समेत सामने आ चुके हैं। चोरी के सामान की बरामदगी भी हो चुकी है और कई तथ्य सार्वजनिक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल समेत किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। भ्रष्टाचार की एक के बाद दूसरी पोल खुलती जा रही है और ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
जो प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे और चंदे में चोरी हो रही है, उसको पूरा संरक्षण ईडी पार्टी की सरकार दे रही है। इस देश में एक ईडी पार्टी काम करती है जो हर छोटे बड़े मामले में ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, लेकिन प्रभु श्री राम के दान पात्र में सैकड़ों करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एचबीटीयू परिसर में संयुक्त आयुक्त कार्यालय के उद्योग सभागार में लोक निर्माण विभाग की बैठक ली। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा की तथा कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों से विकास संबंधी प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया तथा फारुखाबाद जनपदों के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की विकास आवश्यकताओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक एवं विकासगत आवश्यकताओं की गहन जानकारी होती है। ऐसे में उनके सुझावों एवं प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित कर शासन को शीघ्र कार्य योजना प्रेषित की जाए, जिससे आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कर समयबद्ध रूप से कार्य प्रारंभ कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं को भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि गत वर्ष कानपुर मंडल में 5,497 करोड़ रुपए की लागत की 2,301 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 1,242 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा शेष परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर के सपा में टूट वाले बयान पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बयानों को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी में सिद्धांतवादी लोग हैं और कोई भी टूटकर कहीं नहीं जा रहा है। ऐसी मिसाल पहले भी हमने देखी है और आगे भी देखते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जिसका जैसा चरित्र उसकी वैसी ही सोच होगी। समाजवादी पार्टी सिद्धांतों से बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी तोड़ते हैं, लेकिन उनका अंजाम भी आपको आगे मालूम हो जाएगा। ऐसे लोगों को जनता ना पसंद करती है, बल्कि ऐसे लोगों को नकार देती है। देखिए जिसका जैसा चरित्र उसकी वैसी ही सोच होती है। समाजवादी पार्टी उस सिद्धांतों पे बनी हुई है और समाजवादी के लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। आपने पीछे भी उदाहरण देखे, मुरादाबाद का भी आपने उदाहरण देखा। हम जनता के लिए और देश के लिए राजनीति कर रहे हैं, देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता की खुशहाली के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोग हर मंदिर का घंटा नहीं बजाना चाहते। हमारे सारे काम सिद्धांतों के हिसाब से होते हैं और हम करते हैं। कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, जैसे पीछे आपने देखा कुछ विधायक जो टुकड़गधे विधायक थे, वो टूट के गए और उन्होंने अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की कोशिश करी, लेकिन उनका अंजाम भी आपको आगे मालूम हो जाएगा। यूपी के कौशाम्बी जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन एवं दलित पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बिहार के जमुई सांसद अरुण भारती का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट में लोजपा प्रत्याशी उतारेगी। वही समाज चाहेगा तो गठबंधन एक साथ नहीं तो अकेला चलो के नारे के साथ लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी। सांसद ने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में साइकिल का सपना दिखाकर साइकिल पर सूरज को बेचा गया था। आने वाले समय में जो सामने आएगा वो देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस समाज से वोट लेते हैं उस समाज के नहीं होते। राम मंदिर में दान चोरी मामले में उन्होंने कहा कि राम भगवान सभी के हैं, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम सब यहाँ दलित चौपाल में एकत्रित हुए हैं। ये चौपाल सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि हमारे विचारों के आदान प्रदान और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होने का एक सशक्त मंच है। शिक्षा और एकता का महत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें 3 मंत्र मूल दिए थे। अगली खबर, मुरादाबाद के कुंदुरकी विधानसभा के डिंगरपुर में आयोजित रात्रि ग्राम चौपाल में जन समस्याओं की गूंज सुनाई दी। विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को
मौके पर ही निस्तारण के निर्देश भी दिए। खास बात ये रही कि चौपाल में जिलाधिकारी, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। डींगरपुर में पेट्रोल पंप के सामने आयोजित रात्रि ग्राम चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और बिजली बिलों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं। चौपाल के दौरान विधायक ने मौजूद अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को स्कूटी वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 5 जून से लेकर 21 जून तक केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक ग्राम में चौपालें आयोजित की जा रही है और ये सारी जो चौपाल है वो ग्रीष्म काल को देखते हुए रात्रि चौपाल के रूप में, तो शाम को गांव के सभी लोग एक साथ आते हैं, सारे जनपद स्तरीय ब्लॉक और तहसील के लोग रहते हैं और गांव की समस्या का ग्राम में समाधान होना चाहिए, इस उद्देश्य को लेकर के समर्पित है। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर और माननीय विधायक कुंदर की ठाकुर रामवीर सिंह जी के अनुरोध पर इस ग्राम पंचायत डींगरपुर के अंदर आज रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। अनेक समस्याएं आई है, अनेक योजनाओं के बारे में बताया गया है और जो प्रतिदिन जन सुनवाई होती है 10 से 12, उसके विषय में भी बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या हो वो प्रतिदिन आकर के हमें समस्या के बारे में बता सकता है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 2 संदिग्धों को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त सोशल मीडिया के माध्यम से स्लीपर सेल तैयार करने, भय एवं आतंक का माहौल उत्पन्न करने का प्रयास करने तथा संवेदनशील स्थानों की रेकी जैसी गतिविधियों में संलिप्त थे। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट्ट के आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बुलंदशहर से इस नेटवर्क से जुड़े 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए संदिग्धों की पहचान बुलंदशहर के मोहम्मद उमर और फैजान के रूप में हुई है। आईएसआई के निर्देश पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी एवं आबिद जट्ट के आतंकी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से स्लीपर सेल बनाने व आतंकी गतिविधियों को कारित करने हेतु उकसाने का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 17 जून 2026 को एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अभियुक्तगण मोहम्मद उमर व फैजान को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के निर्देश पर आबिद जट्ट के फोटो विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर भय एवं आतंक का माहौल पैदा करना चाहते थे। इनके द्वारा बुलंदशहर में कई स्थानों पर पाकिस्तानी डॉन आबिद जट्ट लिखा हुआ आबिद जट्ट का फोटो पोस्टर लगाया गया था और उसका वीडियो भी बनाकर भेजा गया था। कानपुर जिले के 9 वित्त विहीन विद्यालयों की मान्यता समाप्त होने के बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। यूपी बोर्ड ने ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई की है जिनसे पिछले 2 शैक्षिक स्तरों में एक भी छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। बुधवार शाम बोर्ड सचिव की ओर से जारी पत्र के बाद संबंधित विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों में हलचल तेज हो गई है। कई विद्यालय संचालक आदेश की पुष्टि के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाते रहे। कल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से एक विज्ञप्ति आई हुई है जिसमें प्रदेश के कुछ विद्यालयों में माध्यमिक विद्यालयों की मान्यता स्वतः प्रभाव से निरस्त हो गई है। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के कुछ प्राविधान है जिसमें अगर लगातार 2 वर्ष तक हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में कोई परीक्षार्थी शामिल नहीं होता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता स्वतः निरस्त हो जाएगी। तो बोर्ड ने इस बार एक विज्ञप्ति निकाली हुई है जिसमें एक लंबी सूची है, पूरे प्रदेश की सूची है और जनपद कानपुर के 465 विद्यालयों की सूची है जिसमें जनपद कानपुर के 9 विद्यालय हैं जिनकी मान्यताएं स्वतः प्रभाव से समाप्त हो गई हैं। प्रदेश के कानपुर को कोचिंग मंडी यानी कि शिक्षा के लिए एशिया की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी काकादेव मानी जाती है, जहां से कई छात्र आईएएस और आईपीएस बनने की तैयारी करने के लिए कानपुर पहुंचते हैं। वहीं कानपुर के 19 विद्यालयों की मान्यताएं रद्द की गई है जिस पर शिक्षा विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है। लगभग चली 2 वर्षों की जांच में 19 विद्यालयों की मान्यताओं को निरस्त किया गया। इस समय हम मौजूद हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं और यहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र शामिल नहीं होते हैं
ऐसे विद्यालयों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई, उनकी मान्यताएं रद्द की गई है। फिलहाल जो अध्ययनरत छात्र थे उनको नजदीकी विद्यालयों में ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगे की विभागीय जांच में क्या कुछ मामले सामने आते हैं। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बेंगलोर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। जांच में इस गैंग में तार पाकिस्तान तक जुड़े होने का दावा किया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भी एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक व्यक्ति को फोन कर बताया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। इसके बाद खुद को पुलिस और टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताकर उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और डर का माहौल बनाकर लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिन्होंने सभी को चौंका दिया। बीते दिन पूर्व कन्नौज पुलिस अधीक्षक ने एक साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें छिबरामऊ क्षेत्र के दीपारी गांव के रहने वाला एक अंकित, जो इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और कार्रवाई करते हुए उसको जेल भेज दिया है। अब पुलिस को ये जानकारी मिली है कि वो नोएडा में काम करता था और साइबर ठगी का काम करता था, लोगों से ठगी करता था, पैसे लेता था। कभी कभार अधिकारी या पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से वसूली करता था। गांव के लोग हैं, उस लड़के अंकित की मां है, उनसे पूछेंगे कैसा स्वभाव था अंकित का गांव में जब रहता था। बहुत बढ़िया तो साहब, किसी कभी उसने चोरी चपाटी कुछ नहीं किया, पता नहीं किसके फंड में पड़ के उसने ये काम गलत सोच के कर दिया। अंकित साक्य का गाँव है, ये उनका मकान है, ये उनकी माता रही थी। एक सरकारी कॉलोनी उनको यहाँ पर प्रधान द्वारा दी गई थी, उसमें रहते थे। परिवार बहुत साधारण है, खेती भी ज्यादा जमीन नहीं है। युवक के जो पिता है वो मजदूरी करके घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। तमाम गांव के अन्य लोग भी हैं। क्यों दादा, अंकित घर पे आता तो लगता नहीं था आपको इतना बड़ा अपराधी है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं लगता, कभी था? नहीं। कैसे रहता था गाँव में? बिल्कुल सादा सैंपल, सादा रहता था, बिल्कुल सादा। कभी नहीं महसूस हुआ? कभी नहीं महसूस। पैथोलॉजी का भी काम करता था। अपने यार तुमने काम करते तो साथ ज्यादा रात अब तैसे हो रात जौड़ा मान लो कोई खर्चा अर्चा कर, कोई बीड़ी तंबाकू जौड़े करते हो। संगत अंगत लोगों से रखता था। कहाँ बोला है? बाहर से लोग आते थे उसके, कभी देखे आप लोगों ने आते जाते? कई लोग आते। अब देखने वाली बात होगी, पुलिस इसकी लगातार जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। युवक के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, नोएडा बुलाया गया, उससे पूछताछ चल रही है। एपीएन न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कश्यप। इसी कड़ी में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गोविंद नगर पुलिस ने सर्विलांस टीम और ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में भी पेश किया गया, जहां से जेल उन्हें भेज दिया गया है। देखिए, कल शाम को एक ऑटो चालक जब अपने ऑटो के साथ रेल जो बाजार चौकी हमारी है वहाँ से गुजर रहा था, तो 2 लड़के आए और उसका ऑटो रोका और उसका कुछ कैश और उसके हाथ में जो मोबाइल था उसको छीन करके लोग भाग गए थे। इस पर वादी की तरफ से एक लूट की एफआईआर थाना गोविंद नगर पे दर्ज हुई थी और जिसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरों की मदद से इन अभियुक्तों को पकड़ा गया और इसके कब्जे से जो लूटा हुआ मोबाइल था वो बरामद हुआ। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मयंक खुशवानी, ये नंदलाल चौराहा के पास का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त सागर राठौर। अगली खबर अमेठी जनपद अंतर्गत जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के हरपालपुर गांव में धान की रोपाई के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में 2 किसानों की करंट लगने से मौत हो गई। खेत में पानी भरते समय विद्युत पोल से केबल टूटकर नीचे गिर गई, जिससे खेत में भरे पानी में करंट प्रभावित हुआ। करंट की चपेट में आने से हरिलाल प्रजापति गंभीर रूप से झुलस गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे रामबोध यादव ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने हीरालाल को छुआ वो भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों किसान मौके पर अचेत होकर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने जाँच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। हमारे पापा जी रोज शाम को टेबल पर जाते थे सोने के लिए, रोज वहीं रहते थे, रोज सुबह आते थे। हम लोग उनका वेट ही कर रहे थे कि भी आएंगे,
चाय का टाइम हो रहा था तो हमारी मम्मी खेत में गई थी गोबर लेके, तो वहाँ पे पानी वानी चल रहा था ट्यूबवेल पर, तो देखे उसी पानी में से पड़े हुए थे, तो सब लोग सोचे शायद चक्कर वक्कर आ गया हो, नहीं पानी में कोई जीव जंतु ने काट लिया हो। तो एक लोग बचाने के लिए गए, उसकी भी मृत्यु हो गई इसी के दौरान। वो भी कोई इसके बारे में कोई कुछ पता नहीं। बरेली जनपद में मोहर्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक में साफ कर दिया गया कि इस बार मोहर्रम पर कोई नई परंपरा शुरू नहीं होगी। साथ ही ताजियों की ऊंचाई 12 फीट से ज्यादा नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खास इंतजाम किए हैं। जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित बैठक में डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि मोहर्रम के दौरान कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मुहर्रम के पर्व को पूरी शांति के साथ, सकुशलता के साथ मनाए जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में थानेवार, तहसीलवार पीस कमेटी की बैठक संपन्न करा ली गई है और इस बीच में हम लोगों ने समस्त पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मुहर्रम के पर्व को शांति के साथ निपटाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए थे, जिसमें सबसे प्रमुख था उन लोगों को ताजिए की हाइट के बारे में, जो ताजिया जिस रूट से निकलेगा परंपरागत रूप से उसका भ्रमण करने के लिए। जनपद में मुहर्रम के दृष्टिगत फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। संपूर्ण जनपद में कुल 966 जुलूस हैं जो अलग अलग तिथियों में निकलेंगे। ये मेनली 25 और 26 तारीख को ज्यादा संख्या में निकलेंगे। टोटल 1033 ताजिएदार हैं और 135 करबला हैं जहां पे ये जुलूस समाप्त होंगे। 95 अंजुमने हैं, 22 मजलिसों की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से कुल 58 मेले संपूर्ण जनपद में लगते हैं। तिथिवार इनका डेटवार एक चार्ट बना के डेली फॉलोअप इसका किया जा रहा है। संपूर्ण जनपद में सभी थानों पे, सभी चौकियों पे, सभी सर्कल्स में और जिला स्तर पे पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। वहां पे जितने ताजिएदार थे उनको बुला के ब्रीफ कर दिया गया है कि 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई का कोई भी ताजिया तैयार न करे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।